अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखिएगा, अब नोट करेंगे सभी बच्चे। द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, द नेट फील्ड inside the net field inside the dielectric will be E is equal to E naught minus EP। ये हमने देखा E is equal to E naught minus EP। E naught की वैल्यू ये है और EP की वैल्यू ये है, दोनों की वैल्यू डाल दीजिए। तो E is equal to E naught की वैल्यू हो गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस EP की वैल्यू हो गई P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको लिखने का, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। या तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसको अंदर, इसको आप एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर लो, या फिर जैसे कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, तो इसी को आप आगे लिखेंगे और E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, E इज इक्वल टू लिखें ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू लिखना है बेटा ई नॉट अपॉन के। ये के वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और रीजन में लिख देना है यहाँ पर सिंस सिंस ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी ये हमारा इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। इस वजह से E इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ई नॉट अपॉन के। ये लिखने के बाद में फिर हम ये कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी potential difference between potential difference between the capacitor plates potential difference between the capacitor plates will be कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये अब समझने वाला है। ठीक है, इसमें ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, ये मैं देखता हूँ। अब आप ये देखो कि जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि अगर E इज इक्वल टू देखा जाए तो वो V अपॉन डिस्टेंस होता है। याद होगा E इज इक्वल टू हमने बोला था माइनस जी डी अपॉन डी आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस एट विच पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। तो ये छोटा सा वोल्टेज और ये छोटा सा डिस्टेंस लिया था, लेकिन जनरली स्पीकिंग और नेगेटिव क्यों लिया था, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो अगर जनरली स्पीकिंग देखा जाए तो E इज इक्वल टू होगा V अपॉन लेंथ। ठीक है, तो V अगर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा E इंटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर के बीच में देखता हूँ, तो इस कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है ये देखेंगे। तो कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा उसके लिए मैं ये देखूंगा कि एक तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर की बात करूँ तो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में टोटल डिस्टेंस तो d है, लेकिन बीच में जो ये इतना डिस्टेंस है ना, इतनी जो विड्थ है d, इतनी विड्थ में ये डाइलेक्ट्रिक अटका हुआ है, तो इतनी विड्थ में इस ई नॉट की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा। तो ई नॉट को यहाँ से लेकर इस कैपेसिटर प्लेट से और इस कैपेसिटर प्लेट तक ई नॉट को कितना डिस्टेंस मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है बेटा d में से t को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स v ये हो जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी। पहले ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दीजिए
कि जो ई नॉट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी में से टी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये और ये वाला बच जाएगा डी माइनस टी। समझ में आ गया सबको इतना? ये बता दीजिए। यस सर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, लेकिन क्या सिर्फ ई नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है? हम कहेंगे नहीं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी तो इसके बीच में ही लाई कर रही है और उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इसको कितना डिस्टेंस मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में? इसका पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये दोनों के बीच में गैप कितना है? टी। तो ये हो जाएगा ई इंटू टी। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ये समझ में आ गया? बताइए जी, हाँ या ना? समझ में आ गया? अर्श, ऐश्वर्या, दृष्टि, एकांश? यस सर जो हमने ई लिया है वो टोटल नेट एनर्जी फील्ड लिया है। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूं तो यहाँ से और यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एग्जिस्ट करते हैं? एक तो इस रीजन में ई नॉट, एक इस रीजन में ई नॉट। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? इस पूरे में से टी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। एक तो ये हो गया, ये समझ गए? यस सर। और दूसरा देखिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक के बीच में। कौन सा? ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो ई नॉट माइनस ईपी के इक्वल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो उसमें अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में गैप कितना है? टी। तो ई इंटू टी, तो ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल ये हो गया, एक तो इसकी वजह से ई इंटू टी, और एक ये जो बचा हुआ है इसकी वजह से ई नॉट यहाँ पर और यहाँ पर, और ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है? डी माइनस टी। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। बताइए, समझ में आ गया? एकांश क्लियर है? मिलन, प्रबल, सचिका, बताइए क्लियर है? क्लियर है सभी को इतना? सचिका, वंशिका, बताइए। यस। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ फिर। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ई है, ई को मैंने ई नॉट अपॉन के क्यों लिया था, क्योंकि अब इस ई की जगह ई नॉट अपॉन के डालकर और फिर ई नॉट को कॉमन ले लेंगे। तो देखिएगा, मैं यही करूंगा यहाँ पर, ई नॉट इंटू डी माइनस टी इधर कर लेता हूँ। देयरफॉर v is equal to e naught into d minus t प्लस इस e की जगह मैं लिखूंगा e naught अपॉन k, e naught अपॉन k और into t। ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। और अभी आप समझ जाएंगे कि मैं पोटेंशियल क्यों निकाल रहा हूँ। निकालना तो कैपेसिटेंस था, तो पोटेंशियल पर क्यों अटके हैं हम, अभी बताता हूँ। इसमें क्या करना होगा, ये v है, इधर भी ई नॉट है, इधर भी ई नॉट है, ई नॉट ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? d माइनस टी प्लस p अपॉन के, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और फिर जो ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। ई नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 v इज इक्वल टू, ई नॉट की जगह ये रख दीजिए q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की जगह ये आ गया, और आगे वही सब कुछ d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। फिर आप क्या करो, इस ए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू q इनटू d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। फिर क्या करो, ये जो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले जाओ, a एप्सिलॉन नॉट इनटू v अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको यहाँ ले गए, इज इक्वल टू क्या बचा इधर q, ये v यहाँ न्यूमरेटर में, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, ये क्या हो जाएगा q अपॉन v
इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन दिस टर्म, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B माइनस T प्लस T अपॉन K। और ये जो Q अपॉन V है यही तो C होता है। बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं, बताइए सभी को यस क्लियर है। सर। ये जो Q अपॉन V है यही तो हमारा C है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, तो वो स्पेशल केसेस अभी देखेंगे। पहले इतना नोट करिए। सर हमने इसमें सी नॉट का क्या यूज किया? सी नॉट, अच्छा, ये सी नॉट का कोई इसमें ऐसा यूज नहीं था। बस ये बताया गया कि इनिशियली जो कैपेसिटर था ना, उसको हमने ये बोला कि वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि जब हमने किसी भी तरीके का कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करा था, तो तब हमारा ओरिजिनली कैपेसिटेंस ये होता था कि अगर बीच में इसके कुछ भी नहीं है तो कैपेसिटर ये होता है। लेकिन अब बीच में इंट्रोड्यूस हो गया तो अब कैपेसिटेंस चेंज होकर कितना आ गया, ये आ गया। तो ये चेंज आया है कैपेसिटेंस में, पहले इतना था अब इतना हो गया। समझ गए। यस सर। वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरुआत में बताया गया था, उसका इसमें ऐसा कोई यूज है नहीं। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर मैं एक स्पेशल केस इसमें नोट करूंगा। देखिएगा, यहां पर कर रहा हूं मैं इस तरह। सी नॉट ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, जब इसके बीच में क्या डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया। अब आप नोट करें स्पेशल केस। स्पेशल केस इसमें लिखेंगे, इफ द dielectric fills the entire space between the plates, fills the entire space between the plates। प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस करा, वो जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक की विड्थ कितनी है, स्मॉल टी। अगर वो जो स्मॉल टी है अगर वो पूरा का पूरा फिक्स हो जाए दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब पूरा प्लेस वो फिलअप कर दे, तो हमारा जो टी है वो डी के इक्वल हो गया। तो जो टी है वो डी के इक्वल हो गया। देन T is equal to D, then T is equal to D, and we get, अब आप ये देखिएगा कि ये कैपेसिटर निकला ना, तो D और D दोनों इक्वल हो गए, and we get C is equal to A epsilon naught, C is equal to A epsilon naught upon D माइनस T जो है वो भी D के इक्वल, तो T की जगह D डाल दो, यहाँ पर भी D माइनस D प्लस D अपॉन K, ये हो गया। यहाँ इस D से D कैंसिल आउट हो गया और ये बचा केवल D अपॉन K, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। मैं इसको ये बोल सकता हूँ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, सभी को क्लियर है। अगर यस डाइलेक्ट्रिक जो सर। हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर रखा है, अगर उसकी विड्थ इतनी ज्यादा हो जाए कि वो पूरे के पूरे कैपेसिटर के प्लेट के बीच के एरिया को पूरे को फिल अप कर दे, तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो बीच में जो गैप है दोनों प्लेट्स के गैप है डी, वो उसके बराबर हो गया। तो हमने जहां जहां पर टी था वहां वहां पर डी डाल दिया इस एक्सप्रेशन में। तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के आ गया, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये क्या है, ये हमारा सी नॉट है। यानी कि जब बीच में कुछ भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता तो ये वो है। तो हमने ये कहा कि C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के।
ये समझ में आ गया ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन C नॉट। K इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट, मतलब कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। ये C तो वो वाला कैपेसिटेंस है जिसमें दोनों की प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है। और अपॉन सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। वैक्यूम मतलब खाली स्पेस है, कैपेसिटेंस विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अभी तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में इंट्रोड्यूस करा था, अब मैं कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि मैं कंडक्टर का एक टुकड़ा बीच में डाल दूंगा। अब दोनों में अंतर क्या है, बहुत आसान सा अंतर है कि कंडक्टर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, तो इसी तरीके से जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये करते हैं। बस 1 मिनट वेट करिए बेटा, मैं पानी पी रहा हूँ, अभी कंटिन्यू करता हूँ अगला टॉपिक। 1 मिनट वेट करेंगे बस। चलिए ये सारा मिटा रहा हूँ मैं। चलिए जल्दी हेडिंग डालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ conducting capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab, with a conducting slab। तो देखिएगा मैं इसमें आपको पहले एक डायग्राम बनवाता हूँ।
डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हमने बनाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही डायग्राम बना लीजिए, बस एक मामूली सा अंतर है। ये तो हमारी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हो गई। ऊपर वाली प्लेट पर दिखा दिया हमने सारा पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड, नीचे वाली प्लेट पर हमने दिखा दिया सारा नेगेटिव चार्ज। और बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब बनाई थी। ये जो कंडक्टिंग स्लैब है, इस कंडक्टिंग स्लैब में ज्यादा चार्जेस अवेलेबल होते हैं, तो सारे नेगेटिव चार्जेस इधर पॉजिटिव वाली साइड आ गए इस तरफ, और सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर नेगेटिव की तरफ आ गए। ठीक है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो होता है जीरो। इसकी थिकनेस है टी। और जो दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, वो है स्मॉल डी। ठीक है, अब इसके बाद आप नोट करेंगे, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये थ्योरी 90% वही है जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में करी है, तो नोट करें। कंसिडर consider a parallel plate capacitor of plate area capital A, parallel plate capacitor of plate area capital A and plate separation small d. Plate area capital A and plate separation small d. Full stop. If the space between the plates is vacuum, if the space between the plates is vacuum, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है, देन तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये वही है जो हमने इससे पहले वाले में भी आपको दिखाया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फिर नोट करेंगे कि suppose initially the charges on the capacitor plates suppose initially the suppose initially the charges on the capacitor plates B plus minus Q। आपने यहाँ मान लिया, यहाँ तो चार्ज हो गया प्लस का Q, यहाँ हो गया माइनस का Q, प्लस माइनस Q, then electric field between plates electric field between plates is क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू अपॉन ए, और नीचे एप्सिलॉन नॉट तो था ही, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप देख लीजिए कि ये भी बिल्कुल हमारा वही सेम इक्वेशन नंबर 2 हो गई जो हमने लास्ट इक्वेशन में करी थी। अभी तक थ्योरी भी वही है,
और ये प्लस और माइनस के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो है हमारा कितना, ई नॉट। चलिए जी, उसके बाद हम ये कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द capacitor plates, the potential difference between the capacitor plates will be, अब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो देखिएगा। जो मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ तो उसको हम बोल देते हैं, चलिए वी नॉट बोल दिया, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। तो अभी तक आप ये देखिए जितना भी मैंने थ्योरी लिखवाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कहीं पर भी हमने इस कंडक्टिंग स्लैब का अभी जिक्र करा नहीं है। तो अभी तक हमारा जो वी नॉट है, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी हो गया। ई नॉट की वैल्यू बेटा ये है, तो वी नॉट क्या हो गया यहाँ से, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस चीज का जिक्र करूंगा कि अब हम एक कंडक्टिंग स्लैब इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ये स्लैब हम अब ला रहे हैं इसके बीच में। ठीक है, तो अब आप नोट करें कि व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस, व्हेन अ conducting slab, when a conducting slab of thickness T less than D, मतलब ये जो थिकनेस है, ये जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है D उससे कम है, of thickness T less than D is placed between the capacitor plates, is placed between the placed between the capacitor plates। तो जो ये कैपेसिटर प्लेट्स होती हैं, ये कैपेसिटर प्लेट्स भी कंडक्टर की ही बनी हुई होती हैं, तो हमने कंडक्टिंग स्लैब ही अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर भी उतने ही फ्री चार्जेस होंगे जितने की यहाँ पर जो ऊपर पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, क्योंकि ये भी कंडक्टर्स हैं, तो उतने ही चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो गए जो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेंगे, नेगेटिव चार्ज, और उतने ही पॉजिटिव चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो गए जो यहाँ नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। तो हम नोट करेंगे यहाँ कि when a conducting slab of thickness T is less than D is placed between the capacitor plate, is placed between the capacitor plates, charges minus q and plus q, इधर लिख रहा हूँ, charges minus q and plus q appear, charges minus q and plus q appear on the upper and lower faces of the slab, appear on the upper and lower faces of the slab, here on the upper and lower faces of the slab, and thus E is equal to 0 inside the, E is equal to 0 inside the conducting slab। conducting slab के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो गया, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है ना, तो वो हमारा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ही है, हम पहले भी कर चुके हैं, ये चीज हमें मालूम है। फिर हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, दस पोटेंशियल डिफरेंस between the
thus potential difference between the plates of the capacitor will be, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया वो देखिएगा, हम वो बोलेंगे कि V इज इक्वल टू कितना बचा, क्योंकि देखो ये जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो ये कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। हमने पहले क्या देखा था कि ये जो बचा हुआ एरिया, ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया है, इसकी थिकनेस कितनी है भाई, टोटल थिकनेस डी है, इसमें से स्लैब की थिकनेस टी माइनस कर दो, तो ये वाला और ये वाला टोटल कितना हो गया डी माइनस टी। तो हमने क्या करा था कि ई नॉट इंटू डी माइनस टी कर दिया था, तो करो यहाँ पर भी ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अब ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटू टी, तो ई इंटू टी ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने पहले करा था पहले वाले केस में, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले केस में। अब देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ई है, ये तो जीरो ही है, तो V इज इक्वल टू हो गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस जीरो इंटू टी, तो ये केवल मेरे पास ये बचा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब आप ये देखिएगा ई नॉट की वैल्यू मुझे मालूम है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो डालिए यहाँ पर ई नॉट की जगह डाल दीजिए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, यहाँ लिख देना फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू ली ई नॉट की और यहाँ डाल दी। फिर क्या करिए ए एप्सिलॉन नॉट को बिल्कुल वैसे ही मुझे क्यू अपॉन बी निकालना है ताकि कैपेसिटेंस आ जाए, तो ए एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू बी इज इक्वल टू क्यू इनटू डी माइनस टी। फिर क्या करिए इस b को इधर ले आओ, इस d माइनस टी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा q अपॉन v, q अपॉन v कितना हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी, तो ये q अपॉन v ही तो c होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको कि नहीं? अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने इस तरीके से कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ? ईशान क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया बेटा इतना? दृष्टि बताइए। यस सर। ठीक है, मिलन क्लियर है? कनिष्का, आर्श बताओ, आर्श और अर्श दोनों बता दो। यस सर। क्लियर है? चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ए एप्सिलॉन नॉट है, अगर इसके नीचे डी आ जाता तो मुझे सी नॉट मिल जाता, यानी कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब और नो कंडक्टिंग स्लैब वाज इंट्रोड्यूस, मतलब जब बीच में केवल वैक्यूम ही वैक्यूम था, ठीक है, तो वो वाला मुझे कैपेसिटेंस मिल जाता। अगर इसके नीचे डी आ जाता तो जबरदस्ती डी ले आओ इसके नीचे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से, इधर बता रहा हूँ। हमने लिखा कि c की वैल्यू ये आई है, तो मैं इसको लिखूंगा c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे d ले आओ और इसके ऊपर भी d ले आओ, d अपॉन d माइनस टी, ऐसे कर दो। तो ये जो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d आया है इसको मैं क्या बोलूंगा c नॉट, तो c इज इक्वल टू c नॉट इंटू d अपॉन d माइनस टी, c नॉट इंटू d अपॉन d माइनस टी। बताइए जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी इसके बाद कैपेसिटेंस हमारा खत्म होता है और इसमें जो है थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। पहला लिखेंगे यूजेस और नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स जो है इनके यूजेस क्या क्या है, इसके 5-6 यूजेस हैं, सुन लीजिए समझ लीजिए क्या क्या है। पहला यूज है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिजायर्ड पैटर्न्स फॉर मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। जब कभी स्कूल खुलेगा ना तो आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में एक मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट जरूर करवाया जाएगा, आसान होता है। उसमें क्या है कि अलग अलग तरीके के, जैसे कि अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि जैसे 10th, हाँ जी आवाज आ रही है सभी को? यस सर।
ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में किया था, तो 10th क्लास में एक चीज हमने ये देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती थी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनेगी, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जो होता है, ये पॉजिटिव से निकल के जो नेगेटिव में जाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को स्टडी करने में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट। मिलीकन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसका वो एक्सपेरिमेंट है, उसको स्टडी करने में कैपेसिटर जो है वो बहुत काम आता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, पहला यूज तो इसका ये है। दूसरा यूज क्या है, इन रेडियो सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग। तो रेडियो आजकल हम लोग देखते नहीं है, मतलब सुनते नहीं है रेडियो। रेडियो आप अगर सुनेंगे तो वो आप मोबाइल फोन्स में आजकल एक रेडियो की चिप लगी हुई होती है। तो वो जो पुराने रेडियोज हैं, जो ट्रेडिशनल रेडियोज हैं, जिनको एक उसमें एक सर्कुलर व्हील लगा रहता था और उससे हम ट्यूनिंग करते थे, ताकि वो जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको कैच कर पाए। तो उसमें जो वो सर्किट बनाया जाता था, दैट सर्किट इज मेड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स। तो इट इज यूज्ड इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स। मैं इस चीज को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 5-6 पॉइंट्स हैं। इसका मैं आपको थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो लिखा हुआ भेज दूंगा, उसको मैं लिखवाने में इधर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। आगे चलें। थर्ड इसका यूज है इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट। इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट। ये रेक्टिफाइड करंट कौन सा होता है? रेक्टिफाइड करंट ये होता है कि जिस करंट में किसी भी तरीके की कोई अनवांटेड थिंग अगर आ जाती है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। मतलब अननेसेसरी ऐसा ना हो कि करंट एकदम से स्पाइक अप कर जाए या एकदम से स्पाइक डाउन कर जाए, जिसकी वजह से मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो मैं यूज कर रहा हूँ घर में, वो खराब हो सकता है। तो इस वजह से कैपेसिटर का वहां पर काम आता है। कैपेसिटर एक स्मूथ करंट देने में हमें हेल्प करता है, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि स्टेबलाइजर या यूपीएस बनाने में काम आता है कैपेसिटर। उसके बाद जो इसका चौथा यूज है, फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन इंडक्शन मोटर्स। इंडक्शन मोटर कुछ भी नहीं, वही वाली इलेक्ट्रिक मोटर है जो हम 10th क्लास में कर चुके हैं। तो उसमें इंडक्शन मोटर के अंदर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में भी काम आता है। उसके बाद फिफ्थ यूज है इन द टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर्स जो हैं वो एलसी ऑसिलेशंस, टैंक सर्किट ऑसिलेशन पता नहीं है या नहीं। ऑसिलेशन तो लास्ट ईयर हटा था सिलेबस में से, चलिए इस बार देख लूंगा। बिल्कुल लास्ट के जो आपके 2 चैप्टर्स बचते हैं ना, बिल्कुल आखिरी के जो चैप्टर हैं फिजिक्स में, उसमें ये ऑसिलेटिंग सर्किट आएगा। तो ऑसिलेटिंग सर्किट में टैंक सर्किट होता है। वो टैंक वो वाला नहीं जो वो मिलिट्री में दिखाते हैं ना, वो लड़ाई उड़ाई करने वाला, वो वाला टैंक नहीं। टैंक सर्किट एक दूसरा सर्किट होता है जो ऑसिलेटिंग सर्किट में काम आता है। वहां इसका यूज है, एक्सप्लेन कर देंगे ऊपर। अगला जो है, they store not only charge but also energy in the electric field between their plates। तो ये तो है ही कि चार्ज और एनर्जी स्टोर करने में एक ही कंपोनेंट है जो काम आता है दुनिया में, वो कैपेसिटर ही है। दुनिया की किसी भी तरीके की बैटरी होगी, चाहे ड्राई सेल बैटरी हो, चाहे एसिड वाली बैटरी हो, निकल कैडमियम बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, हर बैटरी में जो कैपेसिटर है उसका तो यूज होता ही होता है। तो ये टोटल इसके 6 यूजेस थे। उसके बाद अगला है, बेटा कुछ टर्म्स हैं, आगे कुछ टर्म्स हैं इसकी, जैसे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। मेरी बात समझ में आई? इफेक्ट ऑफ, चलिए एक हेडिंग लिखेंगे आप, बल्कि नोट मत करो, छोड़ो, नोट मत करो, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, सिर्फ समझना। यूजेस ऑफ कैपेसिटर टोटली थ्योरेटिकल है, इसके 5-6 यूजेस हैं। वो 5-6 यूजेस जो मैंने आपको वर्बली बताए, वो मैं आपको रिटर्न में भेज दूंगा, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, तो वो आप अपने नोट्स में आगे नोट कर लेना। उसके बाद आप लिखेंगे, मतलब देखेंगे सिर्फ, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द battery is kept disconnected effect of dielectric when the battery is kept disconnected from the capacitor।
फ्रॉम द कैपेसिटर। अब देखिएगा क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर का मतलब क्या है? सिर्फ मतलब समझिए पहले इस टॉपिक का कि मैं इसको समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसमें ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी बैटरी कहाँ से आ गई और कैपेसिटर का बैटरी में क्या काम है ये बताइए। ठीक है, अभी बताते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, कैसे करता है वो नहीं बताया, और कितना चार्ज करता है वो हम डिराइव कर चुके हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी वो थी। तो ये तो हमने देखा। तो इसमें ना ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर जो हम वाइडली यूज जो कैपेसिटर है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक और दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो आप ये देखिएगा, एक प्लेट यहाँ लगा रखी है और एक प्लेट यहाँ है। इस पर पॉजिटिव चार्ज पूरा कंसंट्रेटेड है, इस पर नेगेटिव चार्ज पूरा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, हमने बीच में डाइइलेक्ट्रिक डाल रखा है यहाँ पर, ऐसे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कैसे आया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कैसे आया? एक्चुअली ये और ये दोनों प्लेट्स एक बैटरी से कनेक्टेड होती है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इधर लगा हुआ बेटा एक स्विच। तो स्विच जब यहाँ पर कनेक्टेड था, यानी कि स्विच जब ऑन था, तो ये इसको सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा था, ये सफिशिएंटली नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहा था। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इसको स्विच को ओपन कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया। जब ऑफ करेंगे तो वो पूछ रहे हैं कि ऑफ करने के बाद क्या होगा। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ये डाइइलेक्ट्रिक बीच में आपने डाल रखा है। ठीक है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अब बैटरी को कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज मिल रहे थे ना वो मिलने बंद, जो यहाँ नेगेटिव चार्ज मिल रहे थे वो मिलने बंद, क्योंकि अब ये चुपचाप से जैसे कि दो मेटल की प्लेट्स पड़ी रहती है वैसे पड़ी रहेगी। ठीक, लेकिन इसने क्या करा, ये हवा में आपने बीच में इंसर्ट कर रखा था, ड्यू टू एनी मींस आपने इसको फिक्स कर रखा है पेच वगैरह कुछ भी लगाकर। तो आप ये समझिए कि इसको पॉजिटिव चार्ज मिलना बंद, इसको नेगेटिव चार्ज मिलना बंद, लेकिन ये जो कैपेसिटर है ये इसमें तो चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर चुका है ना, यानी कि अब जो भी काम करेगा वो ये डाइइलेक्ट्रिक करेगा। अब कैपेसिटर का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर को जो एनर्जी मिल रही थी इस बैटरी से वो खत्म कर दिया आपने, डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी सर बात इस सबको केस में ई नॉट काम नहीं करेगा ना, सिर्फ नेट एनर्जी जो बचेगी वो काम करेगी ना। बिल्कुल नेट बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक बस फील्ड। बस बस जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइज्ड फील्ड है, बस वो पोलराइज्ड फील्ड बच जाएगा अंदर। बाकी तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों खत्म हो गए। क्लियर है? समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक। यस सर। अब डिस्कनेक्शन के बाद में जो क्या क्या चीज हम स्टडी करते हैं, चार्ज स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे, वोल्टेज स्टडी करेंगे। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स Q naught because the battery has been disconnected before the insertion of the dielectric slab। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्शन से पहले ही अगर बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी, तो जो चार्ज है इसमें, जो चार्ज था भाई, जो इसमें चार्ज था वो चार्ज जो भी था वो उतना का उतना ही इसके अंदर मेंटेन रहेगा। ये तो चार्ज है, एक एक दो दो लाइन के टॉपिक से बसी। ठीक, कि एक एक दो दो लाइन के जब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद में ये डाइइलेक्ट्रिक का क्या रोल रह जाएगा फिर ये बताना है, क्योंकि इसका रोल तो खत्म हो गया। तो एक तो चार्ज, तो चार्ज जितना पहले था चार्ज उतना ही रहेगा, पहली चीज। दूसरा, ये डाइइलेक्ट्रिक के चार्ज की बता रहा हूँ, इस पर तो खत्म हो गया चार्ज। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक में हमने ये देखा था कि E इज इक्वल टू, हम ये कहते हैं ना कि E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। नहीं समझ में आया?
ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी, इसी को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा कि E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो जो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसमें इंड्यूस हो चुका, तो वो उतना ही बचेगा, और उसका ई नॉट के साथ में यही रिलेशन रहेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। बताइए ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस हो चुका ना, अब नहीं समझे बेटा, नहीं समझे? और तरीके से बताओ कुछ। चलिए जी, चलो एक काम करते हैं, इसमें मेरे को 5-6 पैरामीटर देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके फॉर्मूले आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कैसे कैसे आए हैं। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। हमको ये देखना है कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस और वोल्टेज ये कितना है। बस ये 5 चीजें करनी है, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही करके छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा, हाँ दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोगों का या तो ये जो कमिंग वीक में या तो थर्सडे को या फिर फ्राइडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहना, मैंने बोला था कि मैं आपको 3 से 4 दिन पहले बता दूंगा, तो थर्सडे फ्राइडे में लगभग 5 दिन है, मैं आपको इनफैक्ट 5 दिन पहले बता रहा हूँ। तो प्रिपेयर आप रहिएगा। आपको टॉपिक्स जो इसमें मिलेंगे, खैर पहला आपका टेस्ट है, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल भी होंगे, डेरिवेशन भी होगी और थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। तो वो सारा मैं दूंगा आपको। 20 से 30 मार्क्स के बीच का टेस्ट होगा और 1 घंटे का टेस्ट होगा। वो 1 घंटे के टेस्ट में आपको अपना वीडियो ऑन करके बैठना होगा, और टाइमिंग आपको बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली या तो शाम का जो आपका बैच का टाइम है, या तो वो वाले टाइम पर रखूंगा, और अगर उस टाइम पर नहीं रखा तो रात को रखूंगा 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 11, इन 3 में से कोई टाइम रखूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज प्रिपेयर रहना, थर्सडे या फिर फ्राइडे, ठीक है। अब ये तो सुन लिया, इसका तो हाँ या ना बता दो, यस सर। ठीक है। चलिए सही है फिर, ओके। कल का ऑफ रहेगा बेटा, थैंक यू सर। चलिए ओके।